नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के 11वें दिन, यानी कि हम एक ऐसे चैप्टर की बात करेंगे यहाँ पे जो गुप्त काल और हर्षवर्धन काल से रिलेटेड होगा। उसके अलावा एक और चैप्टर है यहाँ पे मध्यकालीन भारत के प्रमुख संधियां, तो इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे हम लेकर आए हैं। ये दोनों ही चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसलिए एक साथ इन दोनों चैप्टर को लेकर आए हैं। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न होंगे मैं आपसे पूछूंगा भी अलग से क्वेश्चन, तो इस 20 क्वेश्चन के अलावा अलग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, तो नोट करना है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपसे एक बात और बोलूंगा कि जो इसका पीडीएफ है, इस वीडियो का पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूं। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, वो अपने आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अलावा आप वहां पे जाके सर्च कीजिएगा एजुकेशन की 86 को, तो एजुकेशन की 86 को वहां पे जाके ज्वाइन कीजिएगा, ताकि वहां पे जितने भी वीडियोस दिए जाते हैं, चाहे आपके हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो या करंट अफेयर से हो, उन सब का पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले गुप्त उत्तर काल की। तो गुप्त उत्तर काल के बारे में भी चर्चा करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। ये जो वंश था, गुप्त वंश, गुप्त राजवंश या फिर गुप्त वंश के नाम से जाना जाता था, ये भारत के प्राचीन राजवंशों में से एक प्रमुख राजवंश था। सबसे पहला कह सकते हैं, इसकी नींव जो डली थी ये 3री शताब्दी में ही डल चुकी थी, और चौथे दशक में, है ना, 3री शताब्दी के चौथे दशक में, दशक यानी कि 10 साल का एक दशक होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि 3री शताब्दी के चौथे दशक में इसका उत्थान हुआ था, और चौथी शताब्दी की शुरुआत में इसका उत्थान भी हुआ था। ठीक है। तो उत्थान इसका कब हुआ था, इस साम्राज्य का नींव डली थी 3री शताब्दी में, और उत्थान हुआ कब, शताब्दी चौथी में। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है, इसके पतन के बाद अनेक सामंतों एवं शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और स्वतंत्र राजवंशों की स्थापना कर दी। उस समय हुआ करता था कि दोस्त, बहुत सारे राजा हुए करते थे, और वो अपने अपने प्रांत को, अपने अपने क्षेत्र को अपना एक देश मानते थे, अपना एक राजवंश मानते थे, और उसी राजवंश के तहत वो अपनी शासन को चलाते थे। तो उस समय क्या था कि अलग अलग टुकड़ियों में भारत विभाजित था, एक खंडित भारत था उस समय। उसके बाद चौथी शताब्दी में ही हर्षवर्धन नाम के एक राजा का उदय हुआ, जो कि उत्तरी और पश्चिमी भारत की राजनीति से वो निकल पाए थे, और उसके साथ साथ अनेकों छोटे छोटे राजवंशों का भी उदय हुआ था। तो ये दो काल है, गुप्त राजवंश और हर्षवर्धन काल। इनमें सबसे ज्यादा राजवंशों का उदय हुआ है, ये आप याद रखिएगा। अब हम इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछेंगे आपसे, और आपको आंसर करना होगा, और यहाँ पे आंसर देखना भी होगा, और आंसर देखकर समझना भी होगा। क्वेश्चन है यहाँ पे पहला आज का, कि निम्नलिखित में से किसने स्वराष्ट्र में एक साम्राज्य स्थापित किया था। तो इसका आंसर कीजिएगा। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि विश्वविद्यालय जो गुप्त युग में मशहूर हो गए थे, गुप्त युग यानी कि गुप्त राजवंश में, ठीक है, तो ये गुप्त वंशों में, गुप्त वंश के काल में सबसे ज्यादा जो फेमस विश्वविद्यालय था वो कौन था। ऑप्शन में देता हूं आपको यहाँ पे, कांची विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय, उसके अलावा है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, या फिर वल्लभी विश्वविद्यालय। इन चारों में से आंसर बताना है कि कौन सा विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा इस काल में फेमस था। और इसका आंसर है कि स्वराष्ट्र एक साम्राज्य स्थापित किया था किसने, तो भट्टार्क ने। नोट कर लीजिएगा, आंसर है ए, भट्टार्क ने किया था। ठीक है। अब इसका आंसर बता दूं कि आंसर है दोस्तों नालंदा। नोट कर लीजिएगा, नालंदा जो था उस समय का सबसे फेमस यहाँ का आपका विश्वविद्यालय हुआ करता था। चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कुमार गुप्त के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य पर किसने हमला किया था। ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ कुमार गुप्ता हु अटैक द गुप्ता एम्पायर। तो ऑप्शन है पूर्वी हुण, काले हुण, सफेद हुण या लाल हुण। तो ये दोस्तों आंसर है, सफेद हुण ने किया था कुमार गुप्त के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य के ऊपर सबसे पहला हमला। ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जो वाण भट्ट हैं, वाण भट्ट का आपने नाम सुना होगा, इतिहास अगर पढ़े होंगे तो। वाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे, इसका आंसर कीजिएगा। चलिए,
ये वाण भट्ट, आपको नाम याद रखना होगा दोस्तों, ये सब नाम बिल्कुल आपको नहीं मिल पाएंगे पीडीएफ में भी। तो वाण भट्ट जो थे वो किस सम्राट के दरबारी कवि थे? ये कवि थे, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन में देता हूं यहाँ पे विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि वाण भट्ट किसके काल में कवि थे। तो आंसर है दोस्तों हर्षवर्धन, नोट कर लीजिएगा, ये आंसर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर्षवर्धन के सम्राट जो थे उस समय इनके काल में ये कवि हुआ करते थे, वाण भट्ट। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पुष्पभूति रूलर गॉट द टाइटल ऑफ द प्रमा भत्राका महाराज धीराज? ये टाइटल किसको दिया गया था? टाइटल किसका? परम भत्रक महाराजा धीराज का जो टाइटल है ये पुष्पभूति के द्वारा किसको दिया गया था? तो हर्षवर्धन, भट्टराक, सांसक या फिर प्रभाकर वर्धन। तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ डी, प्रभाकर वर्धन को ये उपाधि दी गई थी, प्रमा भर्तका महाराजा धीराज। ओके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में आने के लिए। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का, देखो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आंसर नोट कर लीजिएगा इसका। भारत का नेपोलियन जो है दोस्तों कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और आपको लिखने का प्रैक्टिस बनाना है तो क्वेश्चन फटाफट लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये थोड़ा सा आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैचिंग करने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे दिए हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में इसलिए यहाँ पे क्योंकि हर क्वेश्चन का यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा था तो मैं थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मैंने पूरा हिंदी ही इसका दिया है यहाँ पे। तो निम्नलिखित में मिलान करना है सेट 1 और सेट 2 का। तो कादम्बरी, हर्षचरित, प्रियदर्शिका, महावीर चरित्र, तो ये पुस्तकें हैं, ये पुस्तकों का किसके कौन कौन से कवियों के साथ या उनके लेखकों के साथ यहाँ मैच करना है। ठीक है, तो देखिए मैचिंग करके मैंने यहाँ पे आंसर बनाया है। सही मिलाने नीचे, सही मिलान जो है यहाँ पे नीचे मैंने बता दिया है कि कादम्बरी जो है ये वाण भट्ट का लिखा हुआ है, हर्षचरित जो है, हर्षचरित ये संस्कृत में हर्षवर्धन जी की जीवनी है, प्रियदर्शिका है ये हर्षवर्धन जी की है, महावीर चरित्र जो है ये भावभूति है, और इसलिए इसका आंसर ए होगा, यानी कि जो आंसर ए है 1 2 3 4, यानी कि जो सही है यहाँ पे दिया हुआ क्रम है वही है आंसर इसका। ठीक है, चलिए एक 5वां क्वेश्चन भी सेम है यहाँ पे, निम्नलिखित का मिलान करें। एहोल प्रसिद्ध, विक्रमा देवा चरित्रम, मालतीय धावा, रत्नावली, और इसका ऑप्शन यहाँ पे सेकंड सेट से मैच करना है, हर्षवर्धन, भावभूति, विल्हान और रविकृति। तो यहाँ पे मैंने मैच किया है, तो आंसर यहाँ पे बी आएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। बी में क्या है 4 3 2 1, तो 4 यानी कि ए का हो जाएगा 4, यानी कि एहोल परिस्थित ने लिया है रवि कीर्ति को। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा रवि कीर्ति होगा आंसर। ठीक है, विक्रमा के देव चरित्रम जो है ये किसके बारे में है? तो ये है 3, यानी कि विल्हान के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने आपको बताया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी होगा दूसरा, यानी कि भावभूति। ठीक है, ये मैच करना है इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और चौथा है जो रत्नावली जो है वो हर्षवर्धन का है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चरित्र है, ये सारे के सारे इनके लिखे हुआ है, इनके जीवनी के बारे में, इनके द्वारा लिखे गए चरित्र हैं ये सारे के सारे, तो इसको मैच करना था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री हुयन त्संग ने किस भारतीय सम्राट की अवधि के दौरान भारत का आया था? चाइनीज ट्रेवलर ह्यून त्संग केम टू इंडियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंडियन एम्पायर। ऑप्शन है हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिम्हवर्मन या सर्ववर्मन। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री जो है ह्यून त्संग ये आए थे भारत के इस दौरे पे, भारत आए थे भारतीय सम्राट के अवधि के इस दौरान। तो कौन सा वो राजा था? तो राजा था हर्षवर्धन। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन में और पूछूंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था जिसकी विशेषता थी बौद्ध धर्मों का, जैन धर्मों का, वैष्णव धर्मों का या तंत्र मंत्र का। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे आप लोग। नालंदा विश्वविद्यालय जो अध्ययन का महान केंद्र था
वो सबसे ज्यादा विशेषता किसके लिए था? बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, वैष्णव धर्म के लिए, या फिर जंत्र तंत्र मंत्र के लिए? तो आंसर है दोस्तों बौद्ध धर्म के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी सीजीएल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसने टोडेनुड पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, पल्लव ने। ओके, टोंडेनुड पे अपना सबसे पहला अधिकार किसने जमा किया था, स्थापित किया था? तो वो थे राजा पल्लव। ओके, यहां से आंसर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि गुप्त वंश प्रसिद्ध किस लिए था? तो आपको बताना है कि गुप्त वंश जो है वो प्रसिद्ध किस लिए था? कला और स्थापन काल के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व और भूमि सुधार के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, कला और स्थापत्य काल के लिए, स्थापत्य कला के लिए ये फेमस था गुप्त वंश का प्रसिद्ध होना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा आपसे, यहाँ पे इसको नोट कीजिएगा कि किसके द्वारा गुप्त युग आरंभ हुआ था? तो गुप्त युग जो है आरंभ हुआ था दोस्तों श्री गुप्त के जरिए, जो कि इसके संस्थापक भी माने जाते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं बार बार आपसे दे रहा हूं, यहाँ पे पूछ रहा हूं आपसे, तो एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में ये। ठीक है, गुप्त काल, गुप्त वंश के संस्थापक थे ये श्री गुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हुण जो भारत आए थे वो मध्य एशिया की दुर्लभ प्रजाति में से एक थी, और कुमार गुप्त के शासनकाल में हुणों ने पहली बार भारत पर हमला किया। तो इन दोनों में से जो कौन सा कथन सही है, इस पे विचार कीजिएगा, क्या कहा गया है हुणों के बारे में? तो ऑप्शन है, क्या सिर्फ एक सही है, क्या सिर्फ दो सही है, क्या दोनों ही सही है, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है? तो आंसर है इट्स अ सी, दोनों ही सही है। हुण जो थे वो भारत आए थे, मध्य एशिया की दुर्लभ प्रजाति में से एक हैं, और जो कि अब नहीं मिल पाते हैं ये हुण प्रजाति। और कुमार गुप्त के शासन काल में हुणों ने अपनी पहली बार भारत पर हमला किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों यहाँ पे कि किसकी उपलब्धियों को इलाहाबाद शिलालेखों में से वर्णन किया गया है? तो किसकी उपलब्धियों को इलाहाबाद शिलालेख में वर्णन किया गया है? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, समुद्र गुप्त के बारे में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से अलग से। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसकी उपलब्धियों को इलाहाबाद के शिलालेख में लिखा गया था? तो ये थे समुद्र गुप्त। एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा दोस्तों यहाँ पे आपसे कि अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, उनका नाम क्या था? ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इस चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, उनका नाम था दोस्तों हर्षवर्धन। जी हाँ, हर्षवर्धन एक संस्कृत के महान विद्वान और लेखक थे। इसके 3 नाटक प्रसिद्ध थे। एक तो थी प्रियदर्शिका, नोट कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। ये थी प्रियदर्शिका, दर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिका। दूसरा जो था रत्नावली, है ना, नोट कीजिएगा इसको, रत्नावली, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तीसरा था नागानंद। ये तीनों ही बहुत फेमस था, इसका लेखन था, और इसके जो लेखक थे वो खुद हर्षवर्धन ही थे। ठीक है, तो जो कि संस्कृत के महान विद्वान और लेखक भी उस काल में थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ईरानी मूल का था? ईरानी मूल का जो शासक था दोस्तों, उसका नाम था मैत्रक। इसको देखो इंग्लिश में यहाँ पे कन्वर्ट गलत हो गया है, इनका नाम था मैत्रक, नोट कर लीजिएगा, मैत्रक। ठीक है, आंसर बी है यहाँ पे। कौन सा राजवंश ईरानी मूल का शासक था? तो मैत्रक थे। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन सारे। तो गुप्त शासकों का सरकारी जो दरबारी भाषा थी उसको कहते थे दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, संस्कृत। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये भी एक सेट है और 2 सेटों का मिलान करना है आपको, कि यहाँ पे बताना है कि इन ABCD का जो मैचिंग है वो 1 2 3 4 से किस तरह है। तो महासंधि, विजाहक, अयुक्तक, बृहदेश्वर, कटुक, और यहाँ पे आंसर इसको बताना है क्या ये साधारण अधिकारी होते हैं, कौन होते हैं इनमें। हाथी ब्रिगेड का प्रमुख किसको कहा जाता है इन चारों में से?
या फिर युद्ध और शांति के बारे में फैसला करने वाला अधिकारी कौन होता है इन चारों में से, या फिर घुड़सवार सेना का प्रमुख कौन होता है इन चारों में से। तो आंसर नोट कीजिएगा, जो आयुक्त होते हैं दोस्तों महासंधि, है ना, महासंधि विभाजक जो युद्ध और शांति के बारे में फैसला करने वाले अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन है 3 का ए इसके साथ मैच करेगा। ठीक है, और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर जो आयुक्त हैं, आयुक्त किसको कहा जाता है, साधारण अधिकारी को कहा जाता है। तो साधारण अधिकारी एक है, तो देखो एक है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद विदेश्वर, तो विदेश्वर कौन है, तो घुड़सवार सेना का प्रमुख होता है, तो यानी कि 4 है, तो यहाँ पे 4 है और ये फिर 2 हो जाएगा। फाइनली आंसर ये आपका हो जाएगा डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 11 क्वेश्चन से शुरुआत होती है मध्यकालीन भारत के प्रमुख संधियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो ये आपको बताने हैं कि अलीनगर की संधि कब हुई थी। तो ये 1750 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1764 या 1767 ईस्वी में। तो अलीनगर की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, संधि हुई थी, माफ कीजिएगा, ये हुई थी 1757 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन में गुप्त काल से और पूछूंगा कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, सोने का। ठीक है, सोने का सिक्का सबसे ज्यादा गुप्त काल में यूज किया गया है। ओके, बहुत ही अमीर काल था वो शासन। अगला क्वेश्चन कि अलीनगर की संधि के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ईस्ट इंडिया का प्रतिनिधित्व, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे दोस्तों सीजीएल में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर है इट्स अ डी, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के जरिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है, अलीनगर की संधि के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों सी 1809 ईस्वी में। ओके, नोट कर लीजिएगा, महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो समझौते हुए थे अमृतसर में, वो 1809 ईस्वी में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अमृतसर की संधि के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी सीजीएल में, तो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और इनफैक्ट आरआरबी भी यहाँ पे इस सबको फॉलो कर रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन ही उठाकर पूछ सकती है। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, लॉर्ड मिंटो। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिएगा आप लोग कि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो ये सन है दोस्तों बी, यानी कि 1765 ईस्वी में। ओके, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे प्रश्न टीसीएस पैटर्न के प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी की, तो सारे के सारे क्वेश्चन तो देखें आप लोग सभी। इसके अलावा इसका पीडीएफ भी एक बार दिन में कभी भी पढ़ लें, पर है कि आज का पीडीएफ आज ही पढ़ लीजिएगा, कल पे मत छोड़िएगा, क्योंकि कल पे अगर छोड़ते चले गए तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने बाकी है, 2 महीने बाकी हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके नंबर ऑफ कलेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे आपके हाथों में, फिर क्वेश्चन को याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, महाराणा भीम सिंह और अंग्रेजों के बीच उदयपुर की संधि कब हुई थी। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, 1818 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच देवगांव की संधि कब हुई थी। तो देखो ये क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि इस पे डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ये संधियों का डेट पूछा जा रहा है और ये सारे डेट्स आपको याद होने चाहिए, ये ईस्वी याद होना चाहिए। तो रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच देवगांव की संधि हुई थी दोस्तों सी 1803 ईस्वी में। दोस्तों ये वो काल है जब संधि हुआ करती थी अंग्रेजों के और भारतीय साम्राज्यों के बीच में। तो ये वो काल है कि जब यहाँ से भारत को वो लोग टुकड़ों में बांट रहे थे, कौन, तो अंग्रेज। ठीक है, उसके बाद जब भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने लगे लोग, तो उस समय अखंड भारत का सपना फिर देखा भारत ने और अखंड भारत बनकर ही दिखलाया उन्होंने। ठीक है, बस एक पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, इधर बांग्लादेश अलग हो गया, तो ये दुख की बात होगी, पर उसके बाद हमारा जो देश है वो एक खंड रहा और आज भी एक खंड है और रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 18 है, देखिए 8 लिख दिया मैंने। ठीक है, 18 क्वेश्चन क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो पुरंदर की संधि बहुत फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो
तो आंसर है दोस्तों इट्स ए 1776 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। देखो यहाँ सौराष्ट्र के साथ भी संधि किया है इन लोगों ने, ठीक है, मराठों के साथ भी किया है संधि इन लोगों ने। फिर ऊपर अगर हम पंजाब में आ जाए तो वहाँ भी संधि हुई है काफ़ी। जब ये देश को बांट रहे थे, मतलब टुकड़े कर रहे थे अंग्रेज जब जाने के समय, तो ये शासन के समय अपने, ठीक है, तो ये संधियाँ हुआ करती थी उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है यहाँ पे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच पूना की संधि कब हुई थी। तो देखो ये भी एक हमारा महाराष्ट्र का है स्टेट, पूना, जो पूना साम्राज्य था उस समय, तो अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच ये संधि हुई थी पेशवा की। बी है आंसर 1817 ईस्वी में। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो देखते हैं यहाँ पे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि कब हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, बेसिन की संधि। तो आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स बी 1802 ईस्वी में। ठीक है, एक क्वेश्चन जो इससे पहले था वो कब हुआ था, 1817 में हुआ था इसका, पेशवा बाजीराव द्वितीय का और अंग्रेजों का। और फिर अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय का ही संधि हुआ था, बेसिन की संधि, उसको हम लोग जानते हैं 1802 ईस्वी में हुई थी, पहले ही हो चुकी थी ये। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में जितने भी प्रश्न हमारे तरफ से आपको दिए गए हैं ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जाते जाते एक क्वेश्चन तो मैं और पूछूंगा ही आपसे कि कवि कालिदास ने किसके दरबार के थे। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर हर्षवर्धन। तो आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के ये कवि हुआ करते थे। कौन, तो कालिदास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस सिनारियो में हमारे साथ बने रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले जा सके हमारे चैनल के माध्यम से। आज के सिनारियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि ज्योग्राफी का होगा, जो क्यू सेक्शन। आज ज्योग्राफी बाद में हम लेकर आएंगे क्योंकि थोड़ा ज्योग्राफी का हमारे पास मटेरियल जो था वो अभी तैयार हो रहा है, तो हो चुका है एक्चुअली। ठीक है, तो वो हम आप तक थोड़ी देर के बाद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहें, इसका धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।